सात भाइयों ने जब अपनी ही बहन को मारकर खा गए। विश्वनाथ जी के सात बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सात भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार और लगाव था। एक दिन बड़े भाई अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को कहते हैं कि खाना बनाकर रखना। सातों भाई की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरौटे साग को तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से सरौटे साग की सब्जी काटने लगती है। तभी गलती से उसकी उंगली भी कट जाती है और बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब वह सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर के दीवार में खून पोंछूंगी तो भैया देख लेंगे और चिंता करेंगे, और अगर कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी को लगेगा कि मुझे पीरियड हुआ है और फिर वह मेरा बना हुआ खाना नहीं खाएगी। इसी डर से वो सब्जी पकाने वाला छाता साग में सारा खून पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून के लगे साग को सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने तो यह सब्जी बहुत बार बनाई, पर आज इस सब्जी में बहुत ज़्यादा अलग स्वाद आ रहा है। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतनी अच्छी सब्जी बनाई हो। पहले तो वह डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कटी है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोलती है कि जैसे पहले बनाती थी वैसे ही बनाई हूँ भैया, कुछ अलग नहीं किया है मैंने इसमें। अगले दिन वह फिर वही सब्जी बनाती है, पर भाइयों को पिछले दिन के जैसा टेस्ट नहीं लगता। फिर उसके भाइयों ने उससे बहुत रिक्वेस्ट किया फिर से वही टेस्ट वाली सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने के लिए परेशान सातों भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। मजबूरन बहन को सारी बातें बतानी पड़ी। सच्चाई पता चलने पर पांचवा भाई, जो बहुत लालची था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना टेस्टी लगा तो उसका मांस कितना टेस्टी होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच बातें होने लगती है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने बहन को मारकर उसका मांस खाने को तैयार हो गए। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगा। बहन को यह बात पता चल गई थी कैसे उसके भाई उसका मांस खाने का प्लान कर रहे हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने बहन को लेकर जंगल चले जाते हैं, जहां पर पहले से बने हुए मचान पर अपनी बहन को बैठने कहते हैं, और सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब बहन को पूरा पता चल चुका है कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूरी हो, इसलिए भी वह मचान में जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई छोटे छोटे पहाड़ों पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार बनाते हैं। पहाड़ के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाता है। तभी बहन पूरी बात समझ जाती है कि भाइयों का क्या प्लान है
और कहती है, जान से मारना ही है भैया तो तीर को सीधे मेरी छाती में वार करो। इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो? फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और बहन पर निशाना लगाते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सभी भाइयों में सबसे निपुण था। बहन जानती थी कि उसके 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हैं और कहते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा भाई उदास मन से तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। बहन हर बार की तरह वही बात कहती है कि भाई, अगर मारना है तो इधर उधर मत मारो, मेरे दिल पर वार करो। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे बहन के सीने में जा लगता है और उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। बहन की आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटा भाई को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे भाई को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को लेकर जाऊंगा। भैया जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में है। उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से छोटा भाई उदास होकर रोने लगा और उसके आंसू धरती पर गिरते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक नाव देवता आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। वह इधर उधर देखता है पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर वहाँ उसे नाग देवता दिखते हैं और वह नाग देवता को अपनी पूरी बातें सुनाता है। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की तरह लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे मैं धीरे से निकल जाऊंगा, और वह वैसा ही करता है। सभी भाई उसे लकड़ी लाता देखकर बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। कैसे टुकड़ों वाली रस्सी से या इतने लकड़ी लेकर आ सकता है। उसके बाद वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद करके देते हैं। छोटा भाई पानी लाने के लिए एक कुएं के पास जाता है और घड़े में पानी भरता है, पर उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और छोटा भाई वहीं बैठकर सोच सोचकर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग बहुत मारेंगे। मेरी यह सारी घटना को कुएं के मेढक, केकड़ा और मछली सुन व देख रहे थे और वे तीनों उसको रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर वह उन्हें अपनी कहानी को अच्छे से बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मुझे मार देंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब बहन के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना। बड़े भाई को शक नहीं होगा। फिर वह बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़ा और मछली ने कहा था। रात को जब बहन का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक लगी मिट्टी में डाल देता है और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा सा बसेरी बन जाता है। बहुत सालों के बाद एक भीख मांगने वाला उसी बसेड़ी के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के लकड़ी को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से वाद्य यंत्र
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी समय बांस से आवाज आती है, मत काटो इसे, यह मेरे भैया ने लगाई है। भीख मांगने वाला फिर भी बांस को काटता है, बस सोचता है कि जब इस बांस से इतनी अच्छी आवाज आ रही है तो यदि इसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज निकलेगा। और वह इस बांस से एक सुंदर केंद्रा बनाता है। इस केंद्रा से इतनी अच्छी आवाज निकलती है, भिखारी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है, इसके आवाज से लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। एक दिन भिखारी घूमते घूमते बड़े भैया के घर पहुंचा और ज्यादा पैसे के लालच में वह जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है। पर इस बार केंद्रा अच्छी आवाज नहीं निकलती बल्कि कर्कश हो जाती है। और जब भी भिखारी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही धुन निकलता है, नहीं बाजो नहीं बाजो, यह तो मेरे दुश्मन का घर है। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा भाई मारकर भिखारी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते भिखारी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की तरह वही धुन, नहीं बाजो, यह तो मेरे दुश्मन का घर है। यह धुन सुनकर सारे भाई भिखारी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे आखिर में वह छोटे भाई के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आते ही वह खुद ही बजने लगता है, जोर जोर से बाजो, यह तो मेरे छोटे भाई का घर है। बहुत ही प्यारी और सुरीली धुन सुन के छोटे भाई चंद्रभानु को रहा नहीं गया और वह भिखारी से उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेता है और फिर भिखारी की अच्छी खातिरदारी करके उसके बाद उसे विदा करता है। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन छोटे भाई को किसी काम से बाहर जाना था। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छी तरह से रखे हुए हैं। तब छोटा भाई सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर नहीं सजाया। फिर भाई अपने नौकरों से पूछता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया। नौकरों के मना करने पर भाई सोचता है शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी भाई घर से बाहर काम के लिए जाता, यही चीज हर बार देखने को मिलती और बार बार होने के कारण छोटे भाई चंद्रभानु के मन में जानने की लालसा होने लगती है कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजाता है। वह अपने भाई तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन चंद्रभानु सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना करके चटाई के अंदर छुप जाता है। कुछ समय इंतजार करने के बाद चंद्रभानु देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। यह देख चंद्रभानु की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस लड़की का चेहरा उसकी छोटी बहन के जैसे ही थी। वह अगले दिन फिर से एक बार उसी तरह छुप जाता है और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई कर काम खत्म करके वापस केंद्रा में जाने वाली होती है, तब चंद्रभानु उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और तुरंत केंद्रा को जला देता है, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में आ जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आप लोग को कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को ज़रूर शेयर करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ एक नए अच्छे से नेक्स्ट स्टोरी के साथ।